हेलो एवरीवन, मैं त्रिशा। मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण, जो सीटेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल आपके प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो उपलब्धियों का मूल्यांकन क्या है? तो उपलब्धियों का जो मूल्यांकन है वो सतत और व्यापक रूप है, जिसके द्वारा क्या होता है, विधियाँ, इसके लिए कुछ विधियों का अपनाया जाता है और कुछ ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसमें विभिन्न छात्रों की उपलब्धियों का रिपोर्ट तैयार किया जाता है और समय समय पर जो उनका ज्ञान और अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग के 5 बिंदुओं पर प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? 5 बिंदुओं का यूज़ किया जाता है। तो वो 5 बिंदुएं कौन कौन सी हैं उस पर ध्यान देंगे हम। तो पहला जो है वो ग्रेडिंग में A+ है। ठीक है। तो ये कब दिया जाता है? जब 90 से लेकर 100% तक मार्क्स हो। ए जो उत्कृष्ट है, एक्सीलेंट है, 75 से 89% तक मार्क्स हो। बी बहुत अच्छा, वेरी गुड, 56 से 74% तक। फिर सी अच्छा, जो 35 से 55% तक हो। डी औसत, एवरेज, जो 35% से कम पर हो। ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया है? इसके बाद है हमारा बच्चे में जो है ग्रेडिंग का यूज़ क्या है। तो ग्रेडिंग जो है उपलब्धि कार्ड में दर्शाया जाना चाहिए, जिससे प्रतिशतता की उपरोक्त श्रेणी का व्यवहार में सूचक के अनुसार प्रतिशत पर आधारित हो। ठीक है। अलावा शैक्षणिक शिक्षा से जुड़ा क्षेत्रों और बच्चों की उपलब्धियों के स्तर से संबंधित कुछ टिप्पणियां दर्ज की जाती है। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि बच्चों की जो टिप्पणियां होती हैं, मतलब जो बच्चे की जो सिखाया गया है, जो उनका प्रतिशत क्यों निकाला जाता है, ताकि उन्होंने क्या अचीव किया है इस चीज़ का पता लगाने के लिए। ठीक। इसके बाद है सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्यों किया जाता है? तो सतत निदान, उपचार, प्रोत्साहन, सराहना देना इत्यादि विद्यार्थियों की उपलब्धियों में सुधार लाने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन। उपलब्धियों का परीक्षण। तो उपलब्धियों का परीक्षण जो है किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का जो उपलब्धियों का है परीक्षण लिया जाता है, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे वो बाहर कहीं भी किसी ऑफिस में या कहीं भी काम कर रहे हैं। तो आपका क्या किया जाएगा? जब तक आपका परीक्षण नहीं लिया जाएगा तब तक पता कैसे चलेगा कि आपने क्या अचीव किया है। तो ये इसीलिए परीक्षण लिया जाता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है शिक्षक निर्मित उपलब्धियों परीक्षण। जो शिक्षक निर्मित उपलब्धियां परीक्षण है, ये क्यों किया जा रहा है? तो ये जो विद्यार्थी हैं उनके विकास में समय समय पर आंका जाता है। ठीक है। अवधि की समाप्ति पर या अध्याय के समाप्त होने पर ये परीक्षण जो है सो लिया जाता है। ओके। नेक्स्ट है मानकृत उपलब्धि परीक्षण। इसका क्या यूज़ है? ये परीक्षण को मानकृत उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है सामान्य भाषा में, और इसका विकास कक्षा स्तर पर कौशल तथा ज्ञान अर्जन को मापने हेतु किया जाता है। तो इसका जो है यूज़ कब किया जाता है? तो कक्षा स्तर पर, मतलब क्लास में जो बच्चे ने ज्ञान अर्जन किया है और इन सब चीज़ों को मापने के लिए किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन, जो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है, फीडबैक उपलब्ध कराता है। रचनात्मक मूल्यांकन से सीधे तौर पे क्या कहा जाता है? तो ये जो है एक बच्चे के प्रति हमें फीडबैक देता है, जो उससे उनकी शिक्षा प्राप्ति में त्रुटियों को समझने और उसे दूर करने में एक टीचर की हेल्प करता है। तो स्लेडर के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? तो वो स्वमूल्यांकन है। स्लेडर ने कहा कि जो रचनात्मक मूल्यांकन है एक फीडबैक देता है और वह स्वमूल्यांकन है। फिर ब्लैक और विलियम के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन बारंबार किया जाता है और अध्यापक की तरह उसी समय किया जाता है। तो ब्लैक और विलियम्स ने कहा कि रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो मूल्यांकन बारंबार किया जाता है और अध्यापक की तरह ही उसका समय समय पर यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके बाद बताया गया कि जो रचनात्मक मूल्यांकन है उसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम रचनात्मक मूल्यांकन को हम रूपात्मक आंकलन भी कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट हमारा बताया गया है जो रचनात्मक मूल्यांकन है उसका भी ग्रेडिंग दिया गया है। ये जो रचनात्मक मूल्यांकन है उसे भी ग्रेडिंग के पैमाने पर यूज़ किया जाता है।
उपलब्धियों को मापने के लिए। तो ये आप एक बार इस ग्रेडिंग को, ये जो पैमाना दिया गया है, इसको आप एक बार प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। हो सके तो इसमें से भी क्वेश्चन 1-2 साल आपको देखने को मिले हैं। ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन का कार्यान्वयन, इसके बाद यहाँ पर उसका यूज़ बताया गया कि रचनात्मक मूल्यांकन क्यों यूज़ किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच गंभीर बातचीत होती है, जिससे निरंतर बनती रहती है, इसमें परिपक्वता आ जाती है। इसके बाद क्या होता है कि बच्चों का जो जब रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है तो इससे क्या होता है, इससे मतलब एक टीचर को ये चीज़ पता चल पाती है कि बच्चे में क्या समस्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, बच्चे को क्या दिक्कत है, इसको एक टीचर को अनुभव हो जाता है इस चीज़ का। तो रचनात्मक मूल्यांकन से एक तो ये होता है, दूसरा बच्चे को क्या फीडबैक मिलता है और उनको उपलब्ध कराया जाता है और जिससे विद्यार्थियों की अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में समर्थ बनाता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यालय का दायित्व है। क्या दायित्व है, तो जो है उसे रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या विद्यालय का भी यूज़ है। तो विद्यालय का क्या यूज़ है, विद्यालय का काम है कि कार्य निष्पादन में सुधार करना और सहायता देना। किसके कार्य निष्पादन में, तो वो मतलब विद्यार्थी जो है उनका कार्य निष्पादन में उनको मदद करना और सुधार करना, सहायता देना और जो भी कठिनाई आ रही है उसका निदान करना। समय के उपयुक्त अंतरालों में माता पिता का भी उस पर ध्यान। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन से क्या यूज़ हो रहा है, तो इस रचनात्मक मूल्यांकन से एक विद्यार्थी के जो क्षमता है, प्रतिभा है या फिर जो कुछ उनको समस्या है, इन सारी चीज़ों को एक टीचर पता लगाने में ये यूज़ करता है, एक मदद करता है। ठीक है, तो हो गया। इसके बाद जो मूल्यांकन है यहाँ बताया गया है, जो मूल्यांकन है उसका जो है लिखित और मौखिक दोनों रूपों में होना चाहिए। ये जो मूल्यांकन है लिखित मौखिक दोनों प्रकार से परीक्षाएं होनी चाहिए। ओके, इसके बाद क्रियाकलाप होना चाहिए, प्रश्नोत्तरियाँ, निर्देशित कार्य, कक्षा कार्य, घर का कार्य आदि भी शामिल हो सकते हैं। परीक्षा के विद्यार्थियों के मन में भय उत्पन्न नहीं करना है। परीक्षा के लिए जो है सो विद्यार्थियों में हमें क्या करना है, भय उत्पन्न नहीं होना चाहिए और जो है इसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उनकी औपचारिक तरीके से किया जा सके। इसका स्वरूप एक ऐसा होना चाहिए, ऐसा तैयार करना चाहिए परीक्षा का स्वरूप जिससे बच्चे में क्या हो, भय उत्पन्न नहीं हो और इसका जो स्वरूप है अनौपचारिक तरीका का होना चाहिए। मतलब बच्चे में डर बिल्कुल भी ना हो और एक मतलब अच्छा ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें बच्चे सही ढंग से सीख सकें। इसके बाद रचनात्मक मूल्यांकन का योजना क्या है, तो इससे रचनात्मक मूल्यांकन का जो योजना है उसे निर्धारण एवं संकेंद्रण फोकस होना चाहिए। शिक्षार्थियों की शिक्षा प्राप्ति के परिणामों पर आधारित होना चाहिए। इसके बाद स्पष्ट होना चाहिए, फिर कसौटियों का उपयोग करना चाहिए, उदाहरणों और आदेशों का उपयोग करना चाहिए, फिर विशिष्ट और फीडबैक फॉरवर्ड दे, जिससे यह सहायता मिलेगी, जिससे विद्यार्थी स्व निर्धारण करेंगे, विद्यार्थी अपनी प्रगति का विवरण रखेंगे, फिर अध्यापक विद्यार्थियों की प्रगति का विवरण रखेंगे। तो यही बताया गया है। इसके बाद रचनात्मक मूल्यांकन के लिए विशिष्ट सिफारिश, तो ये जो रचनात्मक मूल्यांकन है इसका विशिष्ट सिफारिश जो है सो मतलब ये मूल्यांकन कब होता है ये बताया जा रहा है कि इसका सिफारिश जो CBSE की तरफ से किया गया है और ये सत्र विद्यार्थी का सत्र कब स्टार्ट होता है, अप्रैल में जब शुरू किया जाता है तो CBSE ने इस रचनात्मक मूल्यांकन की सिफारिश की और यह सत्र प्रारंभ में अप्रैल में शुरू हो। तो CBSE ने क्या बताया कि जो सत्र है ये कब शुरू हो, अप्रैल में शुरू हो और CBSE द्वारा की गई सिफारिश विभिन्न विषयों के बारे में कुछ महीनेवार सुझाव दिए गए हैं। तो कुछ महीनेवार सुझाव क्या दिए गए हैं, जो है जो परीक्षा है उसका निष्पादन कैसा होना चाहिए, तो जो मूल्यांकन है वो होना चाहिए कागज़ पेंसिल परीक्षा का उपयोग
एक से अधिक बार ना लिया जाए। तो कागज़ पेंसिल का जो उपयोग है एक से अधिक बार नहीं किया जाए। इसके बाद सुझाया गया है कि जो विज्ञान विषय है यानी कि साइंस है, उसका जो 4 बार रचनात्मक मूल्यांकन होता है उसमें कम से कम जो एक बार है मूल्यांकन का प्रयोग, कम से कम मूल्यांकन में से कम एक मूल्यांकन प्रयोगों पर के रूप में हो, मतलब कि प्रैक्टिकल लिया जाए। ठीक है। फिर गणित में जो मैथ्स है, मैथ्स में कैसा मूल्यांकन हो, तो मैथ्स का मूल्यांकन भी बताया गया है कि जो 4 मूल्यांकन लिया जाता है मैथ्स का, गणित का भी, उसमें से एक मूल्यांकन प्रयोगशाला या क्रियाकलाप में उनका मूल्यांकन हो। फिर भाषा यानी कि हिंदी इंग्लिश जो भी हमारी भाषा है उस पे जो 4 मूल्यांकन है उसमें से भी कम से कम एक मूल्यांकन जो है श्रवण बोध अथवा वार्तालाप के रूप में होना चाहिए। इसके बाद उपयुक्त मार्गदर्शन का प्रयोजन है कि मूल्यांकन के बहुविधि मॉडल, मतलब साफ तौर पे बताया जा रहा है कि जो मूल्यांकन का है सिर्फ लिखित परीक्षा ही ना लेकर प्रैक्टिकल एग्जाम भी लिया जाए और उसमें बहुविधि मॉडल का यूज़ किया जाए। प्रश्नों का निर्माण, अब प्रश्नों का क्वेश्चन किस टाइप के होना चाहिए तो ये बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन कैसे होने चाहिए वही बताया जा रहा है इसमें कि जो प्रश्न है वो बच्चे के ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बच्चा अगर नर्सरी का है तो उसी के लायक क्वेश्चन उसको दिया जाएगा ना, तो वही उस पर बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको ध्यान में रखकर ही प्रश्न तैयार किया जाना चाहिए। फिर अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या है सो बताया गया है। अच्छे प्रश्न कैसे होने चाहिए, उद्देश्य यानी कि फैक्ट पर आधारित होने चाहिए। जो मेन फैक्ट है, उद्देश्य जो है उस पर आधारित यानी कि जो लक्ष्य है उसी पर आधारित होना चाहिए। फिर अनुदेश, अनुदेश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, सही इंस्ट्रक्शन होना चाहिए क्वेश्चन में। फिर विषय क्षेत्र क्या है, तो वर्ड बताना है कि मतलब इतने वर्ड में ही ये क्वेश्चन होना चाहिए। जो उसकी लंबाई है या फिर छोटे प्रश्न है तो उसकी लंबाई भी सीमित होनी चाहिए और जो बड़े प्रश्न है उसकी भी लंबाई सीमित होनी चाहिए। फिर विषय वस्तु, तो विषय वस्तु का मतलब है कि पाठ्य पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, जो हमने पढ़ाया है उसी पर आधारित होना चाहिए, तभी तो बच्चे को हमने जो पढ़ाया है उसी पर आधारित होगा, तभी तो बच्चे उसका आंसर कर पाएंगे। फिर प्रश्न का रूप कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन का टाइप कैसा होना चाहिए, तो वो टॉपिक पर जो हमने टॉपिक सॉल्व करवाया है बच्चे को पढ़ाया है उसी पर होना चाहिए। फिर भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और दुविधा रहित होनी चाहिए ताकि बच्चों को ठीक ढंग से समझ में आ सके। इसके बाद कठिनाई का स्तर कैसा होना चाहिए, तो बच्चे के को ध्यान में रख के ही कठिनाई का स्तर भी तैयार किया जाना चाहिए। अगर छोटे क्लास के बच्चे हैं तो उनको उसी लायक क्वेश्चन दिया जाना चाहिए। फिर शक्ति का अंतर, शक्ति का अंतर क्या है, तो मेधावी बच्चे और जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाना चाहिए। फिर उत्तर की सीमा, इसमें उत्तर की सीमा जैसे क्वेश्चन की सीमा थी कि मतलब इतने वर्ड में होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से उत्तर की जो सीमा है वो भी आधारित होनी चाहिए। मूल्य बिंदु, मूल्य बिंदु क्या है, तो मापने की राशि है। मूल्य बिंदु का मतलब है मापने की राशि। तो प्रश्न के लिए उसके उपभागों के लिए मूल्य बिंदु या अंकों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। ओके, इसके बाद पूरक प्रकार के प्रश्न, पूरक प्रकार के प्रश्न जो है वो सप्लीमेंट्री टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें विद्यार्थी के एक या कई वाक्यों में अनुच्छेदों में उत्तर देना होता है। ठीक, इसके बाद इसमें बताया जा रहा है इस प्रकार के प्रश्नों में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, निबंध प्रकार, संक्षिप्त प्रकार के और बहुसंक्षिप्त प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के ये होते हैं। और जो निबंध प्रकार के होते हैं उन्हें ही लॉन्ग टाइप्स कहते हैं और जो लघु प्रकार के होते हैं उन्हें शॉर्ट टाइप्स और जो अति लघु होते हैं उन्हें 1 वर्ड में आंसर देना होता है। नेक्स्ट हमारा है निबंध प्रकार के प्रश्न। से क्या मतलब है, निबंध प्रकार के प्रश्न से मैंने अभी बता दिया कि इसका मतलब यही है कि जो बड़े प्रश्न दिए जाते हैं और इससे क्या होता है, इससे ज्ञान अर्जन, बच्चे का जो ज्ञान अर्जन है उसके रिलेटेड जो तथ्य है उसका चयन करेंगे और बच्चे उसका सही सही उत्तर देंगे। तो इसमें लंबा मतलब लंबा क्वेश्चन दिया, लंबा क्वेश्चन नहीं मतलब उसका आंसर लंबा देना होता है। संक्षिप्त, तो ये निबंध टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद आता है हमारा निबंध प्रश्नों को तैयार करना। निबंध प्रश्नों को तैयार कैसे करना है सो बताया गया है। तो निबंध प्रश्नों को तैयार करने के लिए
जो हमने पढ़ाया है उसी पर आधारित होना चाहिए सबसे पहली बात। इसके बाद प्रश्न जो है सो बच्चों को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। इसके बाद कुछ प्रश्न यहाँ बताए गए हैं कि प्रश्न इस प्रकार के निबंध टाइप के प्रश्न होते हैं, जैसे रेतीली मिट्टी पर जल क्यों नहीं रुकता, तो ये प्रश्नात्मक है। ठीक है। इसके बाद 4 ज्ञान इंद्रियों के नाम बताइए एवं उसके बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो ये सब कुछ ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये निबंध टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, वो निबंधात्मक प्रश्नों से वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी होती है। मतलब जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें मतलब वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी पाई जाती है। यहाँ दिया जा रहा है, देखिए विश्वसनीयता की कमी हो रही है। और ये जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक से बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है लॉन्ग टाइप से। तो यही यहाँ पर समझाया गया है कि जो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो कहाँ गया, हाँ, ये छात्रों में सही तथ्यों का संगठन और समझने के विकास में सहायता करते हैं। सहायता करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों की अपेक्षा वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न पर हम विश्वास कर सकते हैं, ताकि मतलब शॉर्ट टाइप होते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे टॉपिक इसमें हम कवर कर सकते हैं और बहुत सारे टॉपिकों से क्वेश्चन किया जा सकता है। और अधिक यहाँ दिया गया है ना कि बहुत सारे मतलब इस पर अधिक से अधिक पाठ्यक्रम को शामिल किया जा सकता है और क्वेश्चन किया जा सकता है। अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है आपको कि अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि कुछ रिक्त स्थानों को दे दिया जाए और उसे भरना हो। जैसे मैं बहुत परेशान था क्योंकि डैश, तो यहाँ पर आपको आंसर फिल करना है। तो इस टाइप के होते हैं। फिर समानार्थक प्रकार के प्रश्न, फिर मानचित्र आधारित समानार्थक प्रकार के प्रश्न का मतलब क्या है कि विचार और शब्द, वाक्य, समर्थक, विलोम शब्द, इस टाइप के प्रश्न दिए जाएंगे। फिर मानचित्र आधारित यानी कि मॉडल दिखाकर, ये मानचित्र पर आधारित है मतलब कि उदाहरण से नक्शे सिडनी क्लोरो रेगिस्तान दर्शाया जाए, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। फिर रूपांतरण टाइप के क्या होते हैं, रूपांतरण प्रकार के प्रश्न होते हैं। ये कथ्य, वाक्य और संश्लेषण यानी कि वाक्य रूपांतरण आदि की जांच करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है चित्रात्मक प्रश्न, तो जो चित्र दिखाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चित्र दिया गया है और इसका व्यवसाय पूछा गया है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के चित्रात्मक प्रश्न होते हैं। इसके बाद और कुछ टॉपिक्स मैं आपको बोलकर ही कवर करवा देती हूँ। एक निर्वचनात्मक प्रश्न होते हैं, मतलब कि आपको एक सारिणी जैसे दिया जाता है, एक पैसेज दिया जाता है, उसी टाइप के प्रश्न होते हैं। उनको सॉल्व करना होता है। जैसे आपका पैसेज दिया जाता है ना एग्ज़ाम में, ठीक उसी प्रकार से पैसेज को पढ़ें और नीचे उसका आंसर फिल करें। तो उसी टाइप का क्वेश्चन जो होता है उसको निर्वचनात्मक प्रश्न कहते हैं। इसके बाद रिक्त स्थान भरना होता है, उस टाइप के प्रश्न होते हैं खाली जगहों को भरने के लिए। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो सबसे सही प्रश्न जो मतलब माना जाता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को माना जाता है। जो एक तो आता है वस्तुनिष्ठ में आपके भी 2 प्रकार के होते हैं, सत्य और असत्य, या हाँ या ना प्रकार के जो प्रश्न दिए जाते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। जैसे जानवरों और पौधों दोनों जीवन पूर्ण है, तो ये बताया जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है हाँ या नहीं बताना है आपको। फिर सभी जानवर छोटे जानवरों को खाते हैं, तो इसमें भी आपको सही और गलत का बताना है। ठीक उसी प्रकार से फिर मिलान करने वाला मैच द कॉलम आता है आपका, ये भी एक टाइप के प्रश्न होते हैं। फिर दोहरा मिलान के लिए भी आता है, दोनों तरफ के चीज़ों को मिलाएं आप। और फिर आपका एक आता है बहुविकल्पिक प्रश्न। बहुविकल्पिक प्रश्न जो है सबसे सटीक और सबसे अच्छा जो है बहुविकल्पिक प्रश्न को माना जाता है, क्योंकि इससे आपके अधिक से अधिक टॉपिक्स कवर होते हैं और बच्चों का जो मेन ज्ञान मतलब उन्होंने क्या सीखा है और किसका कितना ज़्यादा मतलब
विकास हुआ है, इन सारी चीज़ों का सही ढंग से पता लगाने के लिए बहुविकल्पिक प्रश्न सबसे यूज़फुल है, सबसे सही है। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके 4 ऑप्शन या 2 ऑप्शन इस टाइप के ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको सही ऑप्शन का टिक करना होता है। इसके बाद है आलोचनात्मक चिंतन। तो आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल सोच क्या है? तो ये चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु, विषय इत्यादि के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं के बारे में विचार किया जाता है। शिक्षण के दौरान अध्यापकों को छात्रों और आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चे के अंदर जो आलोचनात्मक चिंतन है यानी कि क्रिटिकल थॉट है उसका विकास करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है सही और गलत के बीच में मतलब सही और गलत के बीच का पहचान तो कर ही पाए, इसके साथ उनके अंदर जो क्रिटिकल सोच है वो डेवलप्ड हो पाए। ये डेवलप्ड हो जाएगी तो इसके बाद अगर मान लीजिए हमने बच्चे से कहा कि अच्छा कल का जो क्रिकेट मैच है वो इंडिया ने जीत लिया है, तो बच्चे अगर थोड़ा सोचेंगे, अगर क्रिटिकल सोच रखेंगे तो बच्चे कहेंगे सर कैसे जीता या क्या जीता, या फिर उनमें से कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं सर इंडिया ने तो नहीं जीता है इस बार का वर्ल्ड कप। तो ठीक उसी प्रकार से उनके अंदर हमें क्या करना है, क्रिटिकल सोच लाना है। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कवर करवा दूंगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? यहाँ बी ग्रेड का पूछा जा रहा है, तो बी ग्रेड के अंतर्गत कौन सा रखा जाता है? 90 से 100%, या 56 से 74%, 75 से 89%, या 35 से 55%। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, 56 से 74% जो है वो बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का विवरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? यहाँ A+ ग्रेड के अंतर्गत रखने की बात है। 90% से 100%, फिर 56 से 74%, 75 से 89%, या 85 से 55%। तो कौन सा होगा? ये होगा 90 से 100% तक जो A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर, छात्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका क्या है उपलब्धियों का मूल्यांकन करने का? प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणियों का प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना, तुलनात्मक मूल्यांकन, या उपरोक्त सभी? तो सबसे अच्छा है ग्रेडिंग पद्धति का यूज़ करना। उपलब्धियों का परीक्षण किया जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। तो अभी मैंने बताया कि जो उपलब्धियों का परीक्षण हम कहाँ करते हैं? इन सभी क्षेत्रों में करते हैं, कि हर एक क्षेत्र में जो है उपलब्धि का परीक्षण किया जाता है। व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है विश्वास रखना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधार के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है, या फिर फीडबैक मुहैया कराना जो विद्यार्थियों को समझने में और अगले कदम उठाने में सहायता करता है। शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य विद्यार्थियों के साथ बांटना, सर्व निर्धारण के विद्यार्थियों को शामिल करना और निर्धारण के। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। निम्नलिखित में से परीक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, खुली किताब आधारित परीक्षा। तो कौन कौन से प्रकार हैं इसके? तो ये सारे प्रकार हैं जो परीक्षा के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 है, तो इसके ये सारे उपरोक्त सभी प्रकार होंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 है। मार्गदर्शन का प्रयोजन क्या है? तो मार्गदर्शन का क्या प्रयोजन है, क्या यूज़ है? तो इसे मूल्यांकन की बहुविधि मॉडल का उपयोग करना, या फिर मूल्यांकन के एकल मॉडल का प्रयोग करना, मूल्यांकन के 2 मॉडलों का प्रयोग करना, या मूल्यांकन के 3 मॉडलों का प्रयोग करना। तो जो मार्गदर्शन का प्रयोजन है वो मूल्यांकन की बहुविधि मॉडल का प्रयोग करना है। अच्छे प्रश्नों की विशेषता होती है
अच्छे प्रश्नों की क्या विशेषता है? प्रश्न उद्देश्य पर आधारित हो, उत्तर लिखने की सीमा निर्धारित हो, सरल भाषा का उपयोग हो, प्रश्नों का स्वरूप विषय वस्तु पर आधारित हो। तो ये अच्छे प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? ये सभी प्रकार के होते हैं। प्रश्न जो है सो उद्देश्य पर भी आधारित होना चाहिए, फिर लिखने की सीमा भी आधारित होनी चाहिए, सरल यानी कि आसान होना चाहिए, और प्रश्नों का स्वरूप क्या होना चाहिए? विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए। जो हमने पढ़ाया है उसी पर बेस होना चाहिए। आजकल हम इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों को रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? तो किस प्रकार के प्रश्न है? तो वो अति लघु उत्तरणीय प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, या वैकल्पिक प्रश्न है। तो ये निबंधात्मक प्रश्न है जिससे बच्चों में रटने की जो प्रवृत्ति है उसका बढ़ावा मिलता है। आपको किसी छात्र के बारे में यह मूल्यांकन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल्य दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? अति लघु उत्तरणीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, या वैकल्पिक प्रश्न। तो आप किस प्रकार का प्रश्न का यूज़ करेंगे? किसी छात्र है, उसकी मूल्यांकन के लिए दी गई समस्या के बारे में आप अपने व्यक्तिगत मूल्य दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है कि नहीं। वो अपना व्यक्तिगत उसका क्या मूल्य है, वो क्या सोचता है उस चीज़ के बारे में, उस दृष्टिकोण को वो मतलब व्यक्त कर पाता है कि नहीं। तो इसके लिए जो है निबंधात्मक प्रश्न ही सबसे सटीक होगा। छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न हैं अति लघु उत्तरणीय प्रश्न, लघु उत्तरणीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सारे प्रश्न जो है वो छात्रों के मूल्यांकन के लिए जो पूछे जा सकते हैं। आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों के ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच में उसकी पहचान करने और उसके आपस का संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जांच करना चाहते हैं। इसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए? तो आपको निबंधनात्मक प्रश्न, अति लघु उत्तरणीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, या मिलान वाले प्रश्न। तो प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए? तो प्रश्न जो है निबंध पर आधारित होने चाहिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 13। प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? सॉरी, इसमें आपका सही से क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। मैं आपको बोल के बता देती हूँ, ठीक है। तो ये लघु उत्तरणीय प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, या अति लघु उत्तरणीय प्रश्न है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा लघु उत्तरणीय प्रश्न। जो प्रश्नों के प्रकार, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। तो इसमें 4 अंतर हमें बस बताना है। तो ये क्या है? ये लघु उत्तरणीय प्रश्न है, ये निबंधनात्मक प्रश्न नहीं है। 14 नंबर क्या है? 14 नंबर है भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो भाषा, पद और वाक्य, अलंकार इत्यादि के लिए जांच के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वो अति लघु उत्तरणीय होते हैं, या वस्तुनिष्ठ होते हैं, निबंधनात्मक होते हैं, उपरोक्त सभी होते हैं। तो वो जो होते हैं वो अति लघु उत्तरणीय होते हैं। फिर है चित्र के द्वारा एक डॉक्टर को रोगी का परीक्षण करते हुए दिखाया जा रहा है। यह कौन से प्रकार का प्रश्न है? तो ये किस प्रकार का प्रश्न है? तो ये जो प्रश्न है वो चित्रात्मक प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो यहाँ चित्र दिखाकर पूछा जा रहा है, ये चित्रात्मक प्रश्न है। भारत की राजधानी डैश है, नई दिल्ली, पटना। यह किस प्रकार का प्रश्न है? खाली स्थान को भरने का प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये खाली स्थान दिया गया है यहाँ पर, तो ये खाली स्थान को भरने वाला प्रश्न है। चयन प्रकार के सभी प्रश्न डैश प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। जो चयन प्रकार के प्रश्न होते हैं, मतलब इसमें से नहीं तो इसमें से, ये नहीं तो ये, इसमें चयन करना होता है। तो ये किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरीय, या निबंधनात्मक। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। जब परीक्षार्थी की संख्या अधिक हो, जब परीक्षार्थी की संख्या क्या हो? अधिक हो,
तो क्या करना चाहिए, तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो उसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या वैकल्पिक प्रश्न। तो किस प्रकार के प्रश्न का यूज़ कर सकते हैं हम, जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक है तो हम वैकल्पिक प्रश्न यानी कि जो एक क्वेश्चन और बहुत 3-4 ऑप्शंस वाले जो होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन का यूज़ कर सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न एवं उसके प्रकार को दर्शाया गया है, इसके सुमेलित कीजिए। तो ये जो प्रश्न है वह किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ दिया गया है जांच सूची। तो ये जांच सूची क्या है, तो इसका जांच सूची का हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर मिलान प्रकार के प्रश्न। ठीक, तो जांच सूची हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसके बाद है सत्य और असत्य। तो सत्य और असत्य क्या हो जाएंगे, ये हमारे थर्ड नंबर या वैकल्पिक और उत्तर वाले प्रश्न। और सी का व्याख्या यानी कि सेकंड, तो ये हो जाएगा हमारा निबंधनात्मक, व्याख्या करना है तो ये व्याख्या सबसे पहले निबंधनात्मक पर चला जाएगा। क्या है जांच और सूची, तो जांच और सूची जो है वो मिलान चला आएगा। इसके बाद सत्य और असत्य है, तो ये बच गया ये वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, तो यहाँ चला आएगा। तो इसका सही ऑप्शन में यहाँ पर टिक करेंगे हम सेकंड नंबर। ठीक, इसके बाद सत्य और असत्य, सही और गलत, हाँ या नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण हैं। मिलान प्रकार के प्रश्न, बहुविकल्पिक प्रकार के प्रश्न, वैकल्पिक उत्तर देने वाले प्रश्न या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किस प्रकार के प्रश्न हैं, तो ये वैकल्पिक उत्तर देने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है केवल सकारात्मक चिंतन, केवल नकारात्मक चिंतन, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों चिंतन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किस प्रकार का चिंतन होता है, आलोचनात्मक चिंतन जो क्रिटिकल सोच है ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक चिंतन, दोनों प्रकार का चिंतन हो सकता है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि यह प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के प्रश्न के बारे में चिंतन कर रहा है। वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार या विश्वसनीयता। तो ये किस प्रकार पर विचार कर रहा है, ये जो है विश्वसनीयता पर चिंतन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निबंधनात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीयनात्मक प्रश्न या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या सत्य या असत्य आधारित प्रश्न जो भी होते हैं वे वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वह सत्य और असत्य आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है। प्रश्न उत्तर सत्रों को संगठित करना, किस विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं को लेना, प्रश्नोत्तर यानी कि क्विज परिचालित करना, स्व आंकलन कौशल को प्रतिमानित करना। तो ये हो जाएगा फोर्थ नंबर, स्व आंकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिलान हुआ है। तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा मिलान हुआ है, इस बारे में बताना है। क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धियों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। फर्स्ट है। सेकंड क्या है, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाया गया सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था। या थर्ड है, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पक विधि लिखिए। या फिर निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रयुक्त कर सकता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें से बताना है कि कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिलान हो रहा है। तो कौन सा क्षेत्र सबसे सही तरीके से मिलान खा रहा है, तो ये हमारा फोर्थ नंबर है, जो निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में
सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो जो ग्रेड है वो अंकों से कैसे अलग है, ये किस प्रकार का प्रश्न है? अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान। तो ये किस प्रकार का प्रश्न है? तो ये विश्लेषणात्मक प्रश्न है। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है। इसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है या डैश कर रहा है। क्या कर रहा है वो एक टीचर? सीखने का आंकलन कर रहा है, सीखने के रूप का आंकलन कर रहा है, सीखने की आंकलन के लिए आंकलन कर रहा है या सीखने के समय आंकलन कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो सीखने के लिए आंकलन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता का उदाहरण बताना है। अनुबोध और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो ये कौन सा सबसे आधारभूत सहायता हो सकती है एक टीचर की तरफ से एक बच्चे को? तो ये है अनुबोधन और संकेत देना ताकि नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना और नाजुक स्थिति पर प्रश्न पूछना। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।